हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। मैं कुणाल नंदवाना कोटा मेंटर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था केमिस्ट्री का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक बहुत जरूरी चैप्टर है हमारे लिए, जो कि 10 मार्क्स का चैप्टर है। ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका था। 10 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, जैसे चैप्टर का नाम जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन सब यहाँ पर कवर कर चुके थे पहले लेक्चर में। और लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बारे में हमें चीजें पढ़नी थी। हम अब तक सिर्फ ये जान चुके हैं कि मेटल्स मिलती कहाँ से, ये एलिमेंट्स मिलते कहाँ से। तो ये एलिमेंट्स हमें अर्थ से मिलते हैं, ओर्स से मिलते हैं। इनके जो ओर्स होते हैं उनसे ये मेटल्स हमारे को प्राप्त होते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये उन ओर्स से कैसे रिफाइन किए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। तो बात करें सबसे पहले उन मेटल्स की। ऐसी मेटल्स जो कहाँ है, लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो ऊपर होती है, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो नीचे होती है। तो हम उनकी बात करेंगे जो नीचे है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव को किस तरीके से और से बाहर निकाला जाता है वो हम यहाँ पर सीखने वाले। देखो, सबसे आसान मेथड जो है वो है बाय हीटिंग। सबसे आसान मेथड है हीटिंग, गर्म करके। किसकी प्रेजेंस में? एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर आप क्या कर दो, उन मेटल्स को हीट कर दो, उन ओर्स को हीट कर दो, तो वहां से हमें फाइन मेटल्स निकल सकती है। जैसे कि मरकरी फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार क्या है? सिनेबार HGS को बोलते हैं। सिनेबार, ठीक है, सिनेबार किसको बोलते हैं? HGS को। ये क्या है? जहां से मरकरी निकलेगी, यानी ओर्स में सिनेबार मिलता है, वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? मरकरी। तो क्या क्या, देखो, सिनेबार को गर्म किया, सब में क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो यहां पर हमने HGS को O2 के साथ रिएक्शन करवाई। O2 बोले तो हवा, गर्म किया और हीट करवाया। जैसे ही हम हीट करवाएंगे HGS और O2 की, तो वहां से HGO ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड तो अलग निकल गया और SO2 गैस वहां से अलग बाहर आ गई। अब बात करें, हमें तो Hg चाहिए था, यहाँ क्या निकल गया? HGO निकल गया, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड निकल गया। मर्क्यूरी अभी भी नहीं निकला है, तो फिर मर्क्यूरी को वापस से हमने क्या किया? गर्म किया। वापस से गर्म नहीं करते हम, कंटिन्यूअस गर्म चल रहा है। तो पहले एक रिएक्शन हुई होगी जिसमें HGO बना होगा, SO2 रिलीज हो गया होगा, और दूसरी में क्या हुआ होगा कि HGO बन गया। अब HGO को फिर से गर्म हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ये HGO और O2 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर इसको बैलेंस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि HGS सिनेबार से हम कहां पहुंच गए? Hg पर। तो प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे को Hg यहाँ पर मिल जाएगा। कितनी आसान तरीके से कि सिर्फ गर्म करना है। किसकी प्रेजेंस में? एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको इसको क्या करना है? गर्म करना है। जैसे कि कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड में से आपको क्या फाइंड करना है? कॉपर। तो कॉपर भी कहाँ है? नीचे ही होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नीचे ही है कॉपर वगैरह सब। तो देखो Cu2S, कॉपर सल्फाइड, उसको आपस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने क्या किया? हीट दे दी, गर्म कर दिया उसको हाई टेम्परेचर पर। तो यहां पर क्या बन गया? Cu2O बन गया। और क्या बन गया? SO2 बन गया। Cu2O क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भैया? कॉपर ऑक्साइड, Cu2O बन गया। वापस से इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। जब इसको गर्म करेंगे Cu2 को और Cu2S को, एक Cu2S भी तो बना अपने पास, क्योंकि बच्चा तो वही था। Cu2O तो अलग बन गया और Cu2S हमारे पास स्टार्टिंग से ही था। अब ये दोनों मिलकर जब गर्म होंगे, रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन यहां से होगी तो क्या बन जाएगा? कॉपर अलग निकल जाएगा और यहां से हमारा SO2 अलग निकल जाएगा। और बैलेंस करने के लिए 2 और 2 4 है, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गए, ये हो गए 2 4 6। तो यहाँ पर 6 Cu अपने पास निकल जाएंगे। तो Cu का प्योरेस्ट फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी ऐसी मेटल जो कहाँ आती है? नीचे आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी नीचे आता जा रहा है
उनको कैसे करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है एलिमेंट्स या मेटल्स, उनको इस तरीके से निकाला जाए कि उसको क्या कर दिया जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो बन जाएगा टोटल जो आपकी प्योर रिफाइंड मेटल। वो रिफाइंड मेटल आप यहां से निकाल सकते हैं। यहां निकाल दिया हमने और एक यहां निकाल दिया, दोनों तरफ हमने आसानी से इसको सिर्फ सिंपल हीट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसकी रिएक्शन हम कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को। दूसरा केस, एक्सक्रेटिंग मेटल्स इन द फॉर्म मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ऐसी मेटल्स जो कहां आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ना ऊपर आती है ना नीचे आती है, जो मिड में होती है, बीच में कहीं पर होती है, उनको कैसे निकाला जा सकता है। तो मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड्स ओर्स। तो सबसे आसान है मेटल्स में से क्या कर दो, ऑक्साइड्स ओर्स में से निकाल दो। 10 सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो सल्फाइड है या कार्बोनेट, सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्साइड में। तो किस में कर दो कन्वर्ट, सबको अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते जाएंगे तो ऑक्साइड में से गर्म करके क्या निकाला जा सकता है, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। देखेंगे मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग, इसको बोलते हैं रोस्ट करना। तो रोस्टिंग जब आप करेंगे तो देखिए जेडएनएस लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जेडएनएस क्या था, सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड था, उसमें ऑक्सीजन डाल के गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। सल्फाइड कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया, ZNO बन गया। क्या बन गया भैया, ZNO बन गया, SO2 बाहर निकल गया। अब जब ZNO बना तो यहां से इसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा भैया, जैसे ही इसको हीट करेंगे यहां से अपने पास क्या निकल के चला जाएगा, ZNO अलग हो जाएगा, ऑक्साइड अलग निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मेटल आर और हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, कैल्सिनेशन भी किया जा सकता है। जैसे ZnCO3 मेटल कार्बोनेट दिया गया था, आपने हीट किया, ZNO अलग बन गया और CO2 अलग यहां से रिलीज हो गया है। तो वापस ZNO को क्या कर सकते हो, सिंपली हीट करके क्या कर सकते हो, ZN अलग कर सकते हो, O2 अलग कर सकते हो। तो आसानी से अगर सल्फाइड या कार्बोनेट सोर्स है तो उनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वो ऑक्साइड बनेंगे सिंपली हीट करके आप उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हो। तो अभी हमने नीचे वाला पढ़ लिया जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल बिलो था, फिर हमने उससे ऊपर आए जो मिड में था। अब बात करें ऐसे मेटल्स की जो कहां है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। ठीक है, अभी उसी का चल रहा है, मिडल वाला ही, हाँ मिडल वाला ही चल रहा है। मिडल के दो पार्ट्स और यहाँ पर बचे हैं। यूजिंग कोक, तो ZNO था जो पिछले वहां पर प्रोडक्ट बना, उसमें अपन ने क्या कर दिया, कोक मिला दिया, कार्बन मिला दिया। तो CO, कार्बन ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी CO2 बनाने के लिए, CO2 बना, CO बना और यहाँ पर ZN क्या हो गया हमारा, अलग से यहाँ पर मिल गया है। ZN क्या मिल गया यहाँ पर भैया, अलग से। तो सिंपली हीट से निकाल दो, कोक से निकाल दो, या यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा कुछ मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐसा कुछ मिला दिया जाए जिससे क्या हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव, यानी इससे ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे अगर उनको मिला दिया जाए, जैसे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लाइक Na, Ca, Al, तो सब किससे ऊपर है, Zn से तो ऊपर है। तो Zn से ऊपर जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में उनको मिला दिया जाए, जैसे कि MnO2 था, Al मिला दिया, Mn अलग आ गया, Al2O3 अलग आ गया और हीट वहां से रिलीज हो जाएगी। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, भगा दे। बात करें Fe2O3 में Al मिला दिया जाए तो Fe अलग बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा और हीट अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये Mn है, ये Al है, Al ऊपर आता है, मैग्नीज तो नीचे ही, Mn अलग बन गया, Al2O3 अलग बन गया और हीट अलग बार रिलीज हो गई। ऐसे आयरन के साथ ऑक्साइड दिया है, आयरन ऑक्साइड जिसको Fe2O3 बोला गया है। एल्यूमिनियम उसमें अगर मिला दिया जाए तो एल्यूमिनियम Fe को तो भगा ही सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो ऊपर है, Fe तो नीचे है। Fe अलग हो गया, Al2O3 अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, इसने इसको लात मार कर भगा दिया, इसको क्या बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। इन द अबो रिएक्शन मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड एंड यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
ये रिएक्शन है, डायरेक्ट नाम से भी पूछा जा सकता है। नाम से भी क्या पूछा जा सकता है कि थर्मिट रिएक्शन लिख के बताओ। क्या बताओ? थर्मिट रिएक्शन लिख के बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। क्यों? रेल की पटरियों को जोड़ने में कौन सी रिएक्शन काम में ली जाती है? इस तरीके से पूछा जा सकता है। बताओ थर्मिट रिएक्शन क्या होती है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक रिएक्शन, 4 रिएक्शन दे दी और ऊपर पूछ लिया बताओ इनमें से थर्मिट रिएक्शन कौन सी वाली है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने स्टार लगा दिया है, पेपर में हो सकता है इसी साल आ जाए। तो Fe2O3 में एल्यूमिनियम मिला जाए, Fe अलग बनेगा, L2O3 अलग बनेगा, हीट अलग बनेगी। इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, जो रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने में, चिपकाने में, जोड़ने में काम में ली जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है थर्मिट रिएक्शन। ठीक, थर्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3-4 जगह स्टार लगा दिए हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसमें जो आयरन निकलेगा वो मोल्टन स्टेट में निकलने वाला है। किसमें निकलने वाला है? मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में। तो जो दरार जो रेलवे ट्रैक में आ जाती है उसमें भरने के उसको काम में लिया जाता है। Fe2O3 में एल्यूमिनियम मिला दो तो Fe यहाँ पर अलग से मिल जाएगा, L2O3 बन जाएगा और हीट यहाँ से रिलीज होने वाली है। एक्साइटिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ऊपर है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सीधी सी बात है अकेला तो मिलेगा नहीं। जो हाई रिएक्टिव है वो अकेला नहीं मिलता है। These metals have more affinity for oxygen than carbon, are obtained by electrolysis reduction. Sodium is obtained by electrolysis. Molten chloride NaCl, क्या कर दो? NaCl लो, इसी का प्रोडक्ट है सोडियम का, और उसका क्या कर दो? इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप कर दोगे तो Na अलग चला जाएगा और Cl अलग चला जाएगा। क्यों? इनकी रिएक्शन किससे नहीं करानी अपने को, ऑक्सीजन से क्या रिएक्शन कराएंगे? ये तो जल जाएगा ऑक्सीजन में। पानी से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, किसी से ऑक्सीजन नहीं रिएक्शन नहीं करानी। क्या कर दो? इसका सॉल्ट ले लिया और उसका क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी जाए तो एक तरफ Na चला जाएगा, दूसरी तरफ Cl चला जाएगा, और दोनों अलग अलग पोजीशंस पर मिलेंगे। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस, मेटल्स गेट डिपॉजिट एट कैथोड एंड नॉन मेटल एट एनोड। नॉन मेटल कहाँ चली जाएगी भैया? एनोड पर। और मेटल कहाँ चली जाएगी? कैथोड पर चली जाएगी। मेटल कहाँ चली जाएगी? कैथोड पर। देखो Na+ अलग टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया अपना, तो वापस क्या बन गई? Na बन गया। ऐसे ही Cl है, माइनस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए वापस से, तो क्या बन गया? ये Cl-2 से किस में आ गया कन्वर्ट? Cl2 में आ गया। इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स वापस जिसको जिसको दे दिए। तो क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर देना। तो टुकड़े टुकड़े करने से Cl अलग निकल गया हमारा और Na हमारा अलग ही निकल गया। तो हाइड्रोलाइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस। पूछा जाता है सोडियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, चलो मेटल निकाल लिया हमने, बॉटम वाली निकाल ली, मिड वाली निकाल दी, टॉप वाली निकाल दी, सारी मेटल्स हमने निकाल तो ली है, लेकिन क्या वो शुद्ध बिल्कुल रिफाइन प्राप्त हुई है क्या? नहीं। तो रिफाइन तो करना पड़ेगा। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स अगर आप देखेंगे तो इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ऑब्टेन मेटल्स कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो वहां से जैसे हमने NaCl वाला किया था उसी तरीके से करोगे तो आराम से अलग अलग हो जाएगी, गंदगी अलग निकल जाएगी। गंदगी के बारे में बताया था, इनमें बहुत सारी गंदगियां मिलती है, इसको गैंग बोलते हैं, GNGUE, जिसको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टॉपिक। तो वहां से हमने देखा था, तो गंदगी उसको रिफाइन कैसे किया जाएगा इसको मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से अशुद्ध मेटल्स को बिल्कुल प्योर बनाया जाता है, इम्प्योर टू प्योर कन्वर्ट किया जाएगा। देखो कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। देखो क्या करना है, एनोड, जैसे ये टैंक दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? देखेंगे डायग्राम दिख रहा है। टैंक दिया हुआ है, ये टैंक दिया हुआ है, इसमें एक सर्किट बनाया हुआ है, की बनाई हुई है, यहाँ पर की है, ये बैटरी है, यहाँ पर हमारा कैथोड है, ये कैथोड रोड है,
ये हमारा एनोड है, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने बना दिया। अब क्या करना है, एनोड पर स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, एनोड पर क्या कर दो, इम्प्योर कॉपर को, अशुद्ध जो मेटल है हमारी जिस पर इम्प्योरिटीज जमी हुई है उसको यहाँ पर एनोड पर चिपका दिया, यहाँ से एनोड डिप हो रहा है इसमें। कैथोड पर प्योर, जिस भी मेटल को यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है, उसकी पहले से प्योर स्ट्रिप आपको इस पर लगानी है, इस पर कैथोड पर, कैथोड पर एक प्योर स्ट्रिप लगा दो, एनोड पर जो है आपकी जो इम्प्योर जो आपने एक्सट्रैक्ट की है उस मेटल को यहाँ पर लगा दिया जा सकता है। देखेंगे सॉल्यूशन में क्या इसमें भरना, क्या है कुछ भरना है क्या इसमें, यस, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कॉपर सल्फेट इसके अंदर मिलाया गया है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट को एसिडिफाइड करके मिलाया गया, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो, मैं बोल भी रहा हूँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें अंदर क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया, एक एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया, एनोड पर इम्प्योर मेटल लगा दी, कैथोड पर प्योर मेटल लगा दी, यहाँ पर पूरा एक सर्किट जमा दिया है, की लगा दी है उसमें, अपने सेल लगा दिया है, इस तरीके से बना दिया इसको। From anode, copper ions are released in the solution and equivalent amount of copper from solution is deposited at cathode। तो होगा क्या, यहां से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी यहां से हमारे सी क्या होंगे, अलग होते जाएंगे, कॉपर आयन यहां से अलग निकलता जाएगा और कॉपर आयन यहां से निकलते 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 किस पर चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। कॉपर आयन एनोड से निकला और कहां चला गया, कैथोड पर चला गया, और यहां से ये तो इसकी स्टिक तो पतली होती जाएगी और ये क्या होता जाएगा, थोड़ा मोटा होता जाएगा। देखो इसको, impurities containing silver and gold get deposited at the bottom of anode as anode mud। तो क्या हो जाएगा, यहां से जो impurities निकलेगी वो टैंक के नीचे कहीं पर जाकर जमा हो जाएगी। impurities कहां चली जाएगी, टैंक के नीचे बॉटम पर जाकर बैठ जाएगी, जिसको बोलेंगे impurity या एनोड मड। मड को क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं क्या। तो एनोड से निकलने वाला मड क्या होता है, एनोड मड, यानी एनोड से निकलने वाला कीचड़। तो इम्प्योरिटी सारी नीचे जमा हो गई, प्योर मेटल से कैथोड पर चला गया और एनोड से कैथोड पर क्या चला गया, एनोड पर हमारे इम्प्योरिटीज एनोड पर रह गई। तो ये सारा डायग्राम बन गया किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। किसका बन गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से वहां से देखो, वहां से बना लो, यहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें कोरोजन, कोरोजन हमने चैप्टर दूसरे में भी पढ़ा था, एसिड बेस वाले चैप्टर में भी मैंने कोरोजन पढ़ा था। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोड हो जाना, क्या बोलते हैं उसको, कोरोड हो जाना। उस प्रोसेस को क्या बोला जा सकता है, कोरोजन। क्या बोला जा सकता है भैया, कोरोजन। देखो मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। तो क्या हमने एसिड बेस में ये पढ़ा था क्या, कि बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं वो एसिड से, एसिड रेन से या फिर हमारा ऑक्सीजन से या ह्यूमिडिटी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वही लिखा हुआ है। सिल्वर, इट इज रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। तो लगभग जो सिल्वर होती है वो शुरू में चमकदार होती है और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो काली पड़ने लग जाती है। तो क्यों पड़ने लग गई, क्योंकि नेचर में उसको क्या मिल गया, सिल्वर सल्फाइड बन गया, सल्फर के साथ रिएक्ट करके। जैसे जैसे सिल्वर सल्फाइड से सल्फर से रिएक्ट करेगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जिसका टेंडेंसी ब्लैक कलर का होता है। इसलिए ब्लैक कलर का चांदी काली क्यों पड़ जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से इसलिए पड़ जाती है। कॉपर की बात करें, कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, गेन अ ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो बहुत सारे जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन पर क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, या कॉपर की जो भी मटेरियल होगी सब पर क्या हो जाएगी, एक ग्रीन कलर की कोटिंग, डार्क ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है। आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, एक ऐसा ब्राउन कलर का दानेदार सब्सटेंस आयरन के आर्टिकल्स पर आ जाता है। कॉल्ड रस्ट, उसको क्या बोला जाएगा भैया, रस्ट बोला जाएगा। रस्ट तो सुना है हमने, Fe2O3 पढ़ा है। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन पर रस्टिंग के लिए पानी
और हवा दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों की वजह से ही क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मेटल में से सिल्वर का पूछ लेगा, कभी कॉपर का पूछ लेगा, कभी जंग जो रस्टिंग है उसका पूछ लेता है, कोरोजन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिवेंशन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रिवेंशन, उनकी बात करते हैं। देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, क्या क्या भैया, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाव कैसे किया जा सकता है, या कोई भी मटेरियल को, मेटल्स वाले को खराब होने से, कोरोड होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो वो बताएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रीजिंग इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। तो क्या क्या कर सकते हो आप मेटल्स के साथ, पेंट कर सकते हो, ऑयल्स लगा सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, एनोड बना सकते हो, मेकिंग अलॉयज, अलॉयज बना सकते हो, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ सम मेटल्स टू फॉर्म अ न्यू मेटल या न्यू सब्सटेंस। इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मैंने वहां मोस्ट इंपोर्टेंट बोला, बहुत सारे स्टार लग गए इस पेज पे। देखो इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर, मतलब क्या करेंगे, मेटल्स के ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा देंगे जो क्या हो, प्रोटेक्टिंग हो, जो इसको प्रोटेक्ट करे, किसकी, जिंक। जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है आसानी से, तो जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज देन आयरन, तो आसानी से खराब नहीं होता है। तो क्या कर दिया जाता है, आयरन के स्टील के पाइप्स या रोड्स पर क्या कर दिया जाता है, जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है, जिंक प्लेट कर दिया जाता है उसके ऊपर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारी बात पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां 2 स्टार वहां 2 स्टार, तो भूलना तो बिल्कुल नहीं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल पर जिंक की क्या कर दी जाए, प्लेटिंग कर दी जाए, उस पर चढ़ा दी जाए, कवर कर दिया जाए उसको जिंक से, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, मॉइस्चर से खराब ना हो जाए, रस्टिंग उस पर ना लगे, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेस उस पर ना हो, रिएक्शन ना हो, लेस रिएक्टिव उसको बना दिया जाए। अब बात करें वहां पर एक ये भी था पॉइंट कि एलॉय बना दो, सर क्या बना दो, मेकिंग अलॉय। अलॉय भी खराब नहीं होते हैं, अलॉय क्या होता है भैया, अलॉय क्या होता है, मैंने बोला इंटरमिक्सिंग करना, दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो मेटल मेटल का, मेटल नॉन मेटल का अगर मिक्सचर कर दिया जाए तो क्या बन सकते हैं, अलॉयज बन सकते हैं, और अलॉयज भी प्रिवेंशन का काम करेंगे उस पर्टिकुलर मेटल के लिए जो हाई रिएक्टिव। देखेंगे एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो आयरन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जा सकता है, अपना जो कार्बन है वो मिलाया जा सकता है। कार्बन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वर्सेटाइल है कार्बन, बहुत सारी जगह काम आएगा हमारे। स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन विद निकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, और क्रोमियम, क्रोमियम और निकल की प्लेटिंग कर दी जाए आयरन पर, ठीक है, तो एसएस बन जाता है स्टेनलेस स्टील। इट इज हार्ड एंड डजंट रस्ट, तो आजकल जितने भी मेटल्स के आर्टिकल्स जो हम फैंसी यूज करते हैं वो सब किसके बने होते हैं, एसएस की, हर चीज एसएस की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, मतलब उस पर रस्टिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि निकल और क्रोमियम की क्या हो रही है, उसके ऊपर प्लेटिंग हो रही है, कवरिंग हो रही है, तो इस वजह से जो है उस पर कभी जंग नहीं आएगा। मर्करी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम, तो अमलगम बना सकते हैं, ठीक है, अमलगम यहां पर है, मरकरी को ऐड करने पर क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है, वो भी प्रोटेक्टिंग है। ब्रास अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास क्या है, एक एग्जांपल है कि अलॉय के एग्जांपल दे तो ब्रास बता सकते हो आप, और ब्रॉन्ज भी बता सकते हैं। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक को मिला दिया जाए तो ब्रास बनता है, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ब्रास Cu+Z, तो क्या बन जाएगा भैया, ब्रास बन जाएगा। और ब्रोंज अगर बोला जाए तो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन मिलाकर क्या बन जाएगा भैया, ब्रोंज बन जाएगा। याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल्स में पूछे जाते हैं कि बताओ 2 एलॉयज बता दो कौन से, आधा 1 नंबर में पूछ लेते हैं।
In brass and bronze, melting point and electrical conductivity is lower than that of pure metal. तो सीधी सी बात है, Cu की या Zn की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उससे तो कमी होगी। क्यों? मिक्सिंग कर दिया है आपने तो चेंज होगी बहुत सारी चीजें उसमें। Solder, alloy of lead and tin has low melting point and it is used for welding electrical wires. तो इलेक्ट्रिकल वायर्स की सोल्डिंग देखी आपने? छोटी सी एक मशीन होती है पेन जैसी, स्पेन जैसी, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स पर क्या किया जाता है? गर्म करके चिपकाया जाता है। तो होता क्या होगा वो? तो एक सोल्डर है किसका? लेड और टिन। तो लेड और टिन का एक अलॉय बनाया और लेड और टिन के अलॉय को क्या कर दिया? उसकी पिन बना दिया उस सोल्डर की, सोल्डर जिसको बोलते हैं। तो उस सोल्डर में वो पिन लगा दी है आपने, जैसे उसको हीट किया जाएगा वो पिघलती है सामने से। जैसे वो पिघलेगी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी से पिघल जाएगी हीटिंग मिलते ही। तो जैसे ही पिघलेगी वो किसी भी चीज को जोड़ देगी, इलेक्ट्रिकल वायर्स को आसानी से चिपका देता है वो सोल्डर। वो किसका बना होता है? अलॉय का। किस किस से मिलकर बना? लेड और टिन। लेड और टिन मिलकर जब कोई अलॉय बनाएंगे तो वो किस काम में आ जाएगा? हमारे सोल्डर के काम में भी आ जाएगा, दो इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने की। बात करें, हाँ, चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अलॉयज हमारा लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। अब बात करें जो जो हमने इस चैप्टर में सीखा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा चैप्टर है, 2 लेक्चर हमको लग गए इसको खत्म करने में, तो यहाँ से इसको ब्रीफ में पढ़ना जरूरी है। और इसमें सारे शॉर्ट नोट्स आपके मिल गए एनसीईआरटी से। देखो, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स क्या होगी? सॉलिड होगी। और क्या होगा मेटल्स में? मेटल सॉलिड होती है, यस होती है। सोनरस, मेटल्स की आवाज आती है, यस। लस्टर, चमकीली होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है भैया? गुड कंडक्टर होती है। मेलिएबल होती है। मेलिएबल बोले तो पीट पीट कर चद्दर बनाए जा सके, शीट्स बनाई जा सके मेटल्स की। डक्टाइल, लंबी लंबी तार बनाई जा सकती है मेटल को खींच खींच कर, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। हाई डेंसिटीज होती है। फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। मतलब इनसे क्या बनेगा? ऑक्साइड जो बनेंगे मेटल ऑक्साइड, वो किस नेचर के रहेंगे? बेस नेचर की। क्यों? जब मेटल ऑक्साइड में एसिड मिला दी जाती है तो क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। इट मीन्स ये क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। दूसरी चीज, इनसे जो आयंस निकलेंगे पॉजिटिव, जैसे एसिड्स मेटल्स में से जो भी आयन निकलते हैं सब पॉजिटिव आयंस यहाँ पर रिलीज होते हैं। नॉन मेटल्स बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। सॉलिड गैस, वो सिर्फ सॉलिड होगा, एक एक्सेप्शन के अलावा, मरकरी के अलावा। और यहाँ पर सॉलिड और गैसेज ये हो सकते हैं। लिक्विड भी होता है यहाँ पर, ब्रोमीन। नॉन लस्टर, तेज चमकदार नहीं होंगे। नॉन सोनरस, मेटल जैसी आवाज नहीं निकालेंगे। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। सिर्फ कौन? हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, एक्सेप्शन है वो। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से पिघल जाते हैं। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और क्या बनाते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन यहाँ से रिलीज करते हैं किसी भी रिएक्शन में। मेटल्स लाइक Na, यानी पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होते हैं जो रिएक्टिविटी मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, कैटरीना ने, मांगीकार वगैरह। हाईली रिएक्टिव, वाइल अदर्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर लेस रिएक्टिव, इनसे कम रिएक्टिव हैं। और सम अदर आर लीस्ट, सबसे कम कौन है? जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, जो सबसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो सबसे नीचे आ रहे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव, जो मिड में आ रहे हैं वो लेस रिएक्टिव, और जो टॉप में आ रहे हैं वो हाई रिएक्टिव होने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट, मेटल जनरली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मेटल्स क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को भगा देते हैं। तो मेटल्स के एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन हम एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ ली और मेटल नॉन मेटल में पढ़ ली। नेक्स्ट बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज इन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी, कैटरीना ने मांगी कार वाली, तो वो इस किस पे, उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कौन नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर पा रही है
तो पहली वाली मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव, दूसरी वाली मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव। ऐसे प्रैक्टिकल करके इसको बनाया गया है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर से जैसे नीचे आते जाओगे तो मेटल की रिएक्टिविटी की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात करें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर क्या बना लेते हैं भैया, आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि पानी में सोलेबल होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर सो गुड कंडक्टर। तो मेटल का हाइड्रोलाइसिस हमने करके देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करके देखा, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑन मोल्टन स्टेट। तो पिघली अवस्था में जो भी आयनिक कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिलीज भी करता है। नेक्स्ट बात करें, ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सक्रेटेड। तो ओर्स क्या होते हैं, ऐसी बड़ी, क्या ओर्स एक ऐसी बड़ी खान होती है जिससे क्या कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस पर्पज से क्या निकाले जाए, मिनरल्स बोले तो हमारी मेटल्स निकाली जाए, एक्सट्रैक्ट की जाए। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंगली रिएक्टिविटी हमने तीन तरीके से वहां पर रिएक्टिविटी को पढ़ा था कि लेस रिएक्टिव कैसे निकालेंगे, मिड रिएक्टिविटी वाले कैसे निकालेंगे और हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे डिफाइन निकाला जाएगा। सल्फाइड क्लोराइड ओर्स आर रोस्टेड व्हाइल कार्बोनेट ओर्स आर रोस्टेड। तो सल्फाइड इनको गर्म किया जाता, रोस्टेड नहीं किया जाता, मेल्ट किया जाता, कार्बोनेट्स को रोस्ट किया जाता। प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। प्योर मेटल को इलेक्ट्रिक करंट से भी क्या किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है। NO2 कैथोड वाला जो डायग्राम था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं। मेटल्स आर जनरली अट्रैक्ट बाय एयर एंड कोरोड। मेटल्स पर क्या हो जाता है, कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से और हवा की वजह से। टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अलॉयज आर मेड। और उसको बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, अलॉयज बनाए जाते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ा। स्टील, स्टेनलेस स्टील, अमलगम, ब्रास, ब्रोंज आर सोल्डर आर सम अलॉयज। ये एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि बताओ अलॉयज के कुछ एग्जांपल्स। तो अलॉयज के कुछ एग्जांपल्स के हम बता सकते हैं क्या, ये हमने पूरे लिखे हुए हैं, आराम से आप इनको देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, मतलब हर एक डिटेल चैप्टर, इस चैप्टर की हर एक डिटेल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म किया, अच्छे से खत्म किया। और एनसीईआरटी को भी हमने साथ में पकड़ कर रखा। एनसीईआरटी से दूर नहीं जाना है, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनेगा और जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी में से ही आएंगे। बुक से क्वेश्चन आते हैं, अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब नोट्स को हमने यहाँ पर अच्छे से लिखा, डिटेल में हमने यहाँ पर नोट्स बना भी लिए हैं और डिटेल में हर एक चीज को हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया है। लंबी क्लास रहती है लेकिन डिटेल में हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो इस क्वेश्चंस के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, यस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम इस चैप्टर के इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन देगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन देता है, ऐसी मेटल्स जो रिएक्टिव स्टेज में ऊपर आती है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में क्या कर देता है, भगा देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मोर रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर आते हैं, लेस रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी स्टेज में कहां आते हैं, नीचे आते हैं। NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। NaCl सॉल्यूशन में अगर कॉपर मेटल मिला दी जाए तो NaCl का सॉल्यूशन और कॉपर मेटल है। Na और कॉपर दिन रात का अंतर है कि नहीं है, Na तो सेकंड नंबर पे आ गया, कॉपर तो बहुत नीचे आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें, MgCl2 में अगर एल्यूमिनियम मिला दी जाए, कैटरीना ने मांगी कार, कैटरीना ने मांगी तो ऊपर है, कार अल्टो, उसके नीचे Al आया, तो Al क्या इसको भगा सकता है क्या, तो नहीं भगा सकता है। FeSO4 सॉल्यूशन सिल्वर मेटल तो सबसे नीचे है, तो वो तो भगा ही नहीं सकती, गोल्ड से ऊपर है, बाकी सबसे नीचे है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। AgNO3 बिल्कुल नीचे है और कॉपर ऊपर है, यस रिएक्शन काम करेगी। क्यों, क्योंकि जो ऊपर होता है रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर है, वो नीचे वाले को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो पूछ रहा था कि किसमें डिस्प्लेस होगा, तो यहां पर होगा, बाकी कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए एक
फ्राइंग पैन पर किस चीज को यूज किया जा सकता है? अप्लाइंग ऑफ ग्रीस, अप्लाइंग ऑफ पेंट, अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक, या सभी सही बात है? वो पूछ रहा है कि किस चीज को अप्लाई किया जाए, ग्रीस को, पेंट को, जिंक कोटिंग, जिंक की कोटिंग कर दी जाए या लॉक? तो जनरली इसका आंसर सब क्या लगा देंगे कि सर सभी तो सही है। ग्रीस भी सिखाया प्रोटेक्ट करने के लिए, पेंट भी सिखाया, जिंक भी सिखाया, गैल्वेनाइजेशन भी सिखाया, तो अब सही चयन कैसे करें? क्या ये लगा दें क्या? तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या? देखो काम क्या ले रहा है उसको, फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन रेगुलर यूज में आने वाली चीज है, रेगुलर यूज में आने वाली चीज में क्या ग्रीस लगाया जा सकता है? तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ग्रीस तो नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि जैसे आप उसको वॉश करेंगे ग्रीस हट जाएगा। क्या पेंट किया जा सकता है क्या? तो नहीं, जैसे ही हीट जाएगी पेंट पिघल जाएगा, तो ये भी नहीं किया जा सकता है। अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक, यस ये किया जा सकता है क्योंकि जिंक हीट से रिएक्शन नहीं करता है, जिंक ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, ये ऑक्साइड बहुत आसानी से नहीं बनाएगा, लंबे समय तक ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। तो अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक उस पर क्या कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। ये वाला हमारा सही आंसर होने वाला भैया, ये और ये तीनों ही आंसर गलत है क्योंकि फ्राइंग पैन बना रहा है वो, यानी रेगुलर यूज होने वाली चीज बना रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी मेटल है, मशीन है तो मशीन को रोज वॉश नहीं करोगे आप, तो वहां पर ये चीजें चल सकती है, पेंट कर दिया ये सारी चीजें, लेकिन जो रोज वॉश होगा तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ जाएंगे, इसके लिए अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक ही करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देख लो सबसे आसान लाइन उसने बोल दी है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और जो है इस एलिमेंट को अगर पानी के साथ मिला दिया जाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका बना देगा। ये वो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड बना देगा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, सीधी सी बात है, कैल्शियम आंसर। कार्बन नहीं है क्योंकि सोल्यूबल नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है और आयरन भी सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल भी है कैल्शियम और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बात करें, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन, फूड कैन टिन से बनाई जाती है, जिंक से नहीं बनाई जा सकती, ऐसा क्यों भाई? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऐसा तो नहीं हो सकता, कॉस्ट हो तो हो, कॉस्ट होगी तो कस्टमर देगा, ये तो बात ही गलत हो गई। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है टिन से, और फूड को तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि उसको गर्म कर रहे हैं, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है टिन से, तो जिंक की बनानी चाहिए ना, टिन की क्यों बना रहा है? अगर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ज्यादा फायदेमंद होनी चाहिए थी, फिर भी हम टिन का बना रहे हैं, ऐसा क्यों? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? टिन से, यानी अगर फूड रखा गया उस जार में या कैन में तो वहां पर क्या होगा, जिंक फटाफट से रिएक्शन कर लेगा, जबकि टिन को रिएक्शन करने में टाइम लगेगा, इसके लिए टिन से बनाया क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाएगी उससे, इसलिए ये सही आंसर है। जिंक इज लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चौथा ऑप्शन गलत है, तो द आंसर इज थर्ड, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यू आर गिवन अ हैमर, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, स्टडी केस टाइप क्वेश्चन है, एक बल्ब दिया है, वायर दिया है, स्विच दिया है, एक सर्किट का सामान दिया हुआ है पूरा अपने। How could you use them to distinguish between sample of metals and non-metals? metals और non-metals से कैसे पता लगाओगे कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है? मान लो आपको एक तो क्या दिया है, ए दिया है, एक आपको क्या दिया है, बी दिया है, और आपके पास ये कुछ सामान भी है, ये दो सैंपल है, सैंपल है और ये सैंपल भी, एक अपने को क्या दिया भैया, सैंपल ए दिया है और एक सैंपल बी दिया है, तो क्या करूंगा, सीधी सी बात है, हथौड़ा लूंगा और इसको पीटना शुरू कर दूंगा। जैसे ही इसको पीटूंगा, अगर ये मेलिएबल होगा, ये मेटल है, और अगर ये मेलिएबल नहीं हुआ तो क्या है, नॉन मेटल है। पहला ही हथौड़े से काम हो गया मेरा पूरा, सर हथौड़ा हथौड़ा नहीं,
हथौड़ा बैटरी ले ले, बैटरी सेल वायर स्विच को मिलाकर क्या बना दूंगा मैं, सर्किट बना दूंगा। ठीक है, एक सर्किट बना दूंगा, सर्किट बनाकर इसमें चलाऊंगा और इसमें भी चलाऊंगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया तो मेटल है, अगर नहीं किया तो नहीं है, नॉन मेटल है। तो बहुत आसान है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल मेटल नॉन मेटल, बिल्कुल बता सकते हैं। एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो पता लगा सकते हो, यही इसका इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं वो, इसकी यूजफुलनेस क्या है। तो हाँ, आप हैमर से पता लगा सकते हैं और आप इसका पूरा एक सर्किट बनाकर भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जनरल प्रॉपर्टी मेटल की भी पढ़ ली और जनरल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की पढ़ ली। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा, तो आप पता लगा सकते हैं किसी भी तरीके से। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इसको मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इस तरीके के ऑक्साइड जो क्या करें, एसिड से भी रिएक्ट करें और किससे रिएक्ट करें, बेस से भी रिएक्ट कर लें। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। जो एसिड से भी रिएक्ट कर लें और बेस से भी रिएक्ट कर लें उसको क्या बोला जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एग्जांपल्स एक तो ZN हो गया, एक Al2O3 हो गया। ZNO भी एसिड से रिएक्ट करेगा और Al2O3 भी एसिड से रिएक्ट करेगा। ZNO भी बेस से रिएक्ट करेगा, Al2O3 भी बेस से रिएक्ट करेगा। चाहो आपको इक्वेशन लिख के देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। देखो ZNO प्लस HCl मिला दो, ZnCl2 बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? H और 2 बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया और ZnCl के साथ रिएक्शन करी, ZnCl2 बना लिया। यहाँ 2 लगा दो और रिएक्शन सेटिस्फाई। तो कर सकता है सर, Zn की NaOH से कराओ, ZnO प्लस NaOH, तो ये भी रिएक्शन यहाँ से चलेगी, Na2Zn और यहां से बन जाएगा H2O। तो रिएक्शन दोनों ही चल सकती है आसानी से। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से रिएक्ट करेंगे और बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बोला जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल पूछा जाए, Zn हो गया और हमारा क्या हो गया? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। दोनों ही क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेम 2 मेटल्स व्हिच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल व्हिच विल नॉट। आसान क्वेश्चन। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लो, ये सब कुछ कौन कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। डिस्प्लेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कौन कर सकता है? जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव है सब डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो नहीं कर सकती वो कौन है? ये नहीं कर सकती है, डू नॉट डिस्प्ले। डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती है कौन? जो लेस रिएक्टिव है। तो 2-2 पूछा था, 4-4 बता दिए। आसान है, तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई मेटल आपने ली है तो एनोड पर क्या लोगे, कैथोड पर क्या लोगे? तो एनोड पर क्या ले लेंगे? एनोड पर क्या लेंगे भैया? एनोड पर अभी हमने देखा इम्प्योर मेटल लेंगे, इम्प्योर मेटल ले लेंगे। सर कैथोड पर क्या लेंगे? कैथोड पर क्या ले लेंगे? एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी थिन लेयर लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। कौन सी वाली? जो हमने सैंपल में दी गई है, M मेटल का प्योर स्ट्रिप ले लेंगे एक, बिल्कुल थिन सा। और क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या लेंगे? सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? सॉल्यूशन यहां पर हम ले लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ
एम मेटल, जो भी आपको सिंपल मेटल दी गई है उसका क्या ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, क्योंकि अभी हमने पिछले जब इसको खत्म कर रहे थे तो हमने वहां पर लिया था ना, सॉल्ट सॉल्यूशन ही लिया था एल्यूमिनियम का, और वहां पर क्या निकाल ली थी हमने, एनोड पर इम्प्योर मेटल रख ली थी और कैथोड पर हमने प्योर मेटल की एक पतली स्ट्रिप रख ली थी। तो प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप ने क्या किया, वो एनोड से निकलती गई, ओरिजिनल जो प्योर मेटल है वो किस पर आकर चिपकती गई, जो प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप है उसको जाड़ा करती जाएगी, उसको सामने वाले को थिन करता जाएगी, और जब वो पूरी तरीके से थिन हो जाएगा तो पूरी प्योर मेटल हमारे पास कैथोड पर जमा हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैटुला, स्पैटुला एक चम्मच होती है, एंड हीटेड इट, उसको क्या कर दिया उसने, गर्म कर दिया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट, उसने क्या करी, उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब उल्टा किया, या स्पैटुला में कुछ उसने सल्फर पाउडर को, हाँ सल्फर पाउडर को गर्म किया और गैस को किसमें इकट्ठा कर लिया, एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। एज शोन फिगर इन गिवन बिलो, जैसा फोटो में दिया गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, क्या किया, उस गैस का एक्शन क्या क्या होगा, किस किस पर, ड्राई लिटमस पेपर, तो कोई भी गैस ड्राई लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट डालेगी, कोई भी गैस, कौन सी गैस निकलेगी वहां पर, जब उसने उसको गर्म किया होगा सल्फर को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रही होगी और क्या बन गया होगा, SO2। सबसे पहले तो हमने रिएक्शन बनाई, सर SO2 बना, कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ड्राई सूखे हुए लिटमस पेपर पर, तो लिटमस पेपर क्या ड्राई ऑब्जेक्ट पर काम करेगा, क्या नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें मॉइस्ट लिटमस पेपर पर, मॉइस्ट लिटमस पेपर पर यस वो गैस क्या करेगी, कुछ तो चेंज करेगी, तो क्या कर देगी वो गैस, क्या कर देगी, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नीले लिटमस को किस में चेंज कर देगी, लाल में, नीले को लाल में चेंज कौन कर सकता है, एसिड, क्या कर सकता है, एसिडिक नेचर में। एसिडिक नेचर क्यों, SO2 कौन है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगी है, रेड लिटमस में। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो सबसे पहले तो क्या होगा, S ने O2 के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाया होगा, तो वो तो इसमें भर दी उसने। अब SO2 जब किससे, लिटमस से रिएक्शन करेगा, तो लिटमस बोले तो क्या, SO2 ने किससे रिएक्शन करी, H2O से, क्यों, मॉइस्ट है, गीला है, पानी है, पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा भैया, H2SO3 बना लेगा, क्या बना लेगा, H2SO3 बना लेगा, बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलते हैं भैया इसको, सल्फ्यूरस एसिड इसको बोला जाता है। तो ये आसानी से एक रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख लिया, पहला भी हो गया इसका और दूसरा भी हो गया। तो क्या करेगा, वापस से एक बार देख लो क्वेश्चन को, कि ड्राई लिटमस पेपर को कोई रिएक्शन नहीं होती है, मॉइस्ट लिटमस पेपर पर नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा, और रिएक्शन अगर देखी जाए तो पहले तो SO2 बनाया उसने, और SO2 बनाने के बाद क्या करेगा, SO2 अगर मॉइस्चर से यानी पानी से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, H2SO3 यहाँ पर मिलने वाला है। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन इसमें प्रत्युष ने एग्जाम्पल किया उसका दिया हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन पर रस्टिंग रोकने के 2 तरीके बताओ, बता रहे हैं सर, देखो पहला पहला तरीका क्या, पहला तरीका देखो, ग्रीसिंग, या प्लस मत लगाओ कॉमा लगा दो, ऑयलिंग या पेंटिंग, पेंटिंग, चाहे आप ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, पहला तरीका तो ये हो गया कि कोई चीज से उसको कवर कर दिया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका गैल्वेनाइजेशन, कौन सा तरीका, गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसको क्या कर दो, एक दूसरी मेटल की, जिंक की क्या कर दो, कोटिंग कर दो उसके ऊपर, आयरन के ऊपर क्या कर दिया जाए, जिंक की कोटिंग कर दी जाए, तो बहुत आसानी से उसको क्या किया जा सकता है, रस्टिंग से बचाया जा सकता है। तो बहुत आसान से एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसको आसानी से खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, What type of oxides are formed when non-metals combined with oxygen? अभी जस्ट किया है, नॉन मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड पिछले क्वेश्चन में, SO2 बना था, ब्लू लिटमस को नीला कर दिया था, इसने मतलब लाल कर दिया था। वो टाइप ऑफ ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो हमसे पूछ रहा है क्या बनेगा, तो हमने जवाब दे दिया कि क्या बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे ऑक्सीजन के साथ अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करवा लिया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस, कुछ कारण देने हैं, कुछ बातें दी गई है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, क्यों बनाए जाते हैं इनसे ज्वेलरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी क्यों बनाई जा सकती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आते हैं, सबसे नीचे, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तीनों ही क्या है, मेटल है। मेटल क्या होता है, चमकदार, शाइनी सरफेस होती है, लस्टर नेचर होता है। दूसरी बात, डक्टाइल होते हैं। तीसरी बात, मेलेबल होते हैं। तो बड़ी आसानी से बहुत अच्छी सुंदर सुंदर ज्वेलरी कम मात्रा में, कम अमाउंट में बनाई जा सकती है। लेकिन बहुत प्रीसियस मेटल भी है, तो कम अमाउंट में अच्छी से अच्छी ज्वेलरी बनाई जा सके, पहला रीजन। दूसरा रीजन, कि लश्चर होते हैं, चमकदार, सुंदर दिखते हैं, दूसरा कारण। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या, नॉन रिएक्टिव होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, यानी एक बार बनाओ सालों साल तक ये खराब नहीं होंगे। ये ना पानी से रिएक्ट करते हैं, ना अपना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये जनरल लाइफ में किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, आसानी से इनको कोरोड नहीं किया जा सकता, खराब नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर का ही यूज किया जाता है, और अच्छी मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड इन अंडर ऑयल, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि हाई रिएक्टिव है। जो उसका आंसर था उसका जस्ट उल्टा है, हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है तो क्या करेगा, अगर उसको जनरल हवा में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, पानी में गिरा दिया जाए तो उसमें भी H2O ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो मॉइस्चर से और एयर से दूर रखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनको क्या कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया जाता है और ऑयल में डिप करके रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी बर्तन बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रिएक्टिव ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स ऑर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उनको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जा सके, इसलिए ऑक्साइड में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, आप उसमें कोक डाल दो, कार्बन डाल दो, कुछ भी डाल दो और रिएक्शन निकाल दो। चाहो सिंपली आप हीट करके भी उसको रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो और एक सिंपल फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल आपको वहां से गेट हो जाता है। इसलिए आसान आसान से 4 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गिवन है और इसलिए पढ़ने हैं। मैंने स्टार भी लगाया क्वेश्चन पे, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आसानी से इसको पढ़ना है, बहुत आसानी से इसको खत्म करना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव सीन टर्निश कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद लेमन एंड टर्मरिक जूस। तो क्या किया जाता है भैया, जो हमारा कॉपर है, कॉपर के बर्तन को लेमन से या फिर किससे साफ किया जा सकता है, टर्मरिक जूस से साफ किया जा सकता है, यानी सो टेस्ट से। एक्सप्लेन व्हाई दिस सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर को साफ करने के लिए सोर्स सब्सटेंस लाए जा रहे हैं। देखो,
कॉपर जो होता है, जनरली कॉपर क्या होता है, कॉपर रिएक्ट कर लेता है किससे, CO2 से, और क्या बना लेता है, CO3 बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और जो कॉपर कार्बोनेट है वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट है जो है वो बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर का जो कॉपर कार्बोनेट है वो क्या करता है, उस कॉपर वेसल के ऊपर क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, ग्रीनिश कलर की एक लेयर बना लेता है जो चमकदार नहीं होती है, उसकी चमक को खत्म करती है। तो हम क्या करेंगे, लेमन लाएंगे, लेमन में कौन है, एसिड है, और एसिड की रिएक्शन जब बेसिक से करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, एसिड बेस की रिएक्शन को खत्म कर देगा, इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो जो लेयर जो ग्रीन कलर की बनी है उस लेयर को डिमोलिश करने के लिए क्या मिलाया जाए, इसमें एसिड मिला दिया जाए। तो हम क्या मिला देते हैं, लेमन जूस मिला देते हैं। तो जैसे लेमन जूस मिलाओगे तो वो लेयर हट जाएगी और वो बस बर्तन क्या हो जाएगा, वापस से चमकदार हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर एक हो जाती है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से ही इन सोर्ट इसके सब्सटेंस को क्लीन करने के लिए, कॉपर को क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये तो पिछले चैप्टर में इसको समझ चुके थे, यहाँ से वो क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि खट्टे पदार्थों को मेटल में क्यों रखा जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर वापस रिपीट हो रहे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताना है अलग अलग बातें। मेटल्स के बारे में बता लेते हैं, इधर नॉन मेटल लिख लेते हैं। पहली बात, मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। दूसरी बात, मेटल्स जो है रिएक्ट करती है विद किससे, वाटर से, और क्या बनाती है, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। ये क्या बनाती है, नो रिएक्शन, पानी के साथ कोई रिएक्शन होती ही नहीं है नॉन मेटल। और क्या बता सकते हैं, और बता सकते हैं क्या बनाती है, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, और बता सकते हैं क्या करेगा ये, पॉजिटिव आयन रिलीज करता है सॉल्यूशन में, ये क्या करता है, नेगेटिव आयन। और भी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में बता सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन बता सकते हैं, इसकी और उसकी दोनों की बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। तो मेटल नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये लगभग 4 तो मैंने बता दी, बाकी आप अपने नोट्स में से भी जो मैंने यहाँ पर करवाया उन नोट्स में से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, बहुत आसान सिंपल सा एक क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है क्वेश्चन, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ। एक व्यक्ति दरवाजे से दरवाजे चलता है, मतलब हर घर के बाहर जाता है, अपने आप को क्या बताता है, गोल्डस्मिथ बताता है, सुनार बताता है। He promised to bring back the glitter of old and dull old ornaments. वो बोलता है कि मैं क्या कर दूंगा, आपके पुराने और जो डल फीके पड़ चुके ऑर्नामेंट्स हैं सोने के, उनको क्या कर दूंगा, उनकी ग्लिटर, उनकी चमक वापस से ला दूंगा। An unsuspecting lady gave us it. एक लेडी आई, उसको कुछ अनभिज्ञ थी, कुछ नहीं पता था, उसने क्या किया, गोल्ड बैंगल्स दी उसको, उसने उसको क्या किया, ही डिप्ड इनटू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसने एक सॉल्यूशन उसको क्या कर दिया, डुबो दिया। द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक अ न्यू, बैंगल्स वापस चमक उठी नई की तरह हुई, बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, तो उसका वेट क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो जो पहले वेट की उसने दी थी उससे कम वेट, हल्की हो गई।
और महिला क्या हो गई, अपसेट हो गई। बाद में उसको देखना है कि उसको किस तरीके से रिट्रीट किया गया। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव, मतलब उसको किस तरीके से रिट्रीट किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि कैन यू डिटेक्टिव टू फाइंड द आउट नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही हैड। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन था जिससे क्या हुआ, वो चमक तो गए लेकिन वजन क्या हो गया, कम हो गया। तो बहुत आसान, देखो क्या किया उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, उन बेंगल्स को किस में डाल दिया होगा, एक्वारेजिया में। किस में डाल दिया होगा, एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया, सर एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन जो किस किस से मिलकर बना होता है, 3:1। किससे, HCl प्लस HNO3। 3:1 में HCl और नाइट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाए तो क्या बन जाता है भैया, एक्वारेजिया बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्वारेजिया बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, एक्वारेजिया बन जाता है। और एक्वारेजिया क्या करता है, गोल्ड जैसी लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल से भी क्या करता है, रिएक्शन करता है और उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। यानी गोल्ड को भी पिघलाया जा सकता है, किसकी मदद के साथ, एक्वारेजिया यानी केमिकल इक्वेशन से, केमिकल रिएक्शन से गोल्ड को भी पिघलाया जा सकता है, जो इतना कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर 3:1 में आपने HCl और HNO3 को मिला दिया और एक्वारेजिया बना के गोल्ड उसमें मिला दिया तो गोल्ड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस गोल्ड स्मिथ, जो अपने आप को गोल्ड स्मिथ बता रहा था, उसने भी यही किया होगा। उसने क्या किया होगा, उन बेंगल्स को एक्वारेजिया में डिप किया। जैसे ही डिप किया, उन बेंगल्स की जो आउटर लेयरिंग थी गोल्ड की, वो क्या हो गई, निकलकर उस सॉल्यूशन में रह गई। और जो बचा हुआ अंदर का जो सोना था वो तो वापस चमकदार निकलेगा। क्योंकि गोल्ड की क्वालिटी क्या होती है, मेटल की क्वालिटी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि जैसे उसको कट करोगे उसकी लस्टर सरफेस निकलेगी, चमकदार सरफेस निकलेगी। तो जैसे आपने आउटर लेयर उसकी हटाई एक्वारेजिया से, वापस से नया चमकदार निकल गया बेंगल तो, लेकिन उसका वजन क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि आउटर लेयरिंग निकलकर किस में चली गई, उस सॉल्यूशन में डिप हो गई। तो इस तरीके से उसने उसको बेवकूफ बनाया होगा और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसने एक्वारेजिया का ही उपयोग किया होगा। तो उसने एक लेयर को हटा दिया और बचे हुए में क्या कर दिया, उसने उसको वापस दे दिया कम वेट का। इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। एक्वारेजिया एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है आपके लिए। 3:1 में इसको लिखा जाता है, बनाया जाता है 3 हिस्से किसके, HCl के, एक हिस्सा HNO3 का। मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को जैसे गोल्ड स्मिथ ने किया। बात करें अगले क्वेश्चन की, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। स्टील से नहीं बनाकर क्या बनाए जाते हैं हॉट वाटर टैंक, कॉपर के। सर गीजर, जो आपके घर में गीजर लगा होता है, गीजर चल जा, नहीं चलेगा, गीजर चल गया। देखो जो गीजर है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से। तो कॉपर ही क्यों, वो पूछ रहा है कि कॉपर को ही क्यों मान रहे हो आप तो हमें ये बताओ कि क्यों स्टील से नहीं बनाया गया, कॉपर से ही क्यों बनाया गया। तो सिंपल सी बात, जो कॉपर है वो रिएक्शन किसी भी तरीके के पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। H2O, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो स्टीम, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो कॉपर की पानी के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए इसको किससे बनाया जाता है, कॉपर से। सर इसकी स्टील, स्टील किससे मिलकर बना हुआ, आयरन से। Fe है वो तो, Fe में क्या मिला दो आप, H2O मिला दो, क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, स्टीम जब आप डालोगे तो। स्टीम जब आप डालोगे, फिर गलत हो गया, स्टीम जब आप डालोगे तो Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एक विग्रसली रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, इसलिए इससे नहीं बनाया जा सकता है और इससे बनाया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों बनाया जाता है गीजर या हॉट वाटर टैंक से क्यों बनाए जा सकते हैं, क्योंकि Fe क्या करता है, रिलीज हाइड्रोजन करेगा
और Fe3O4 बना लेगा। जिंक ऑक्साइड आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड यहाँ पर बना लेगा, तो ये नहीं बनाना चाहिए। और जो हमारा कॉपर है वो रिएक्शन करेगा ही नहीं किसी तरीके के पानी के साथ, चाहे वो स्टीम हो, हॉट हो या कोल्ड हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का था जो हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। इसके साथ ही हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। पूरा मेटल एंड नॉन मेटल लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पर पढ़ा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कोई छोटे से छोटा पॉइंट भी हमने यहाँ पर इसको नहीं छोड़ा है। अब केवल इसके पीवाईक्यूज बाकी हैं जो हम पीवाईक्यू सीरीज में कराने वाले हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।